नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जी हाँ आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोगों का जो है वो कोर पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आपका जो है वो कंपलसरी पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल है या सोशियोलॉजी है, होम साइंस वगैरह, ये सारे पेपर्स का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी संदर्भ में हम जो है वो पॉलिटिकल का 3 मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, और ये 3 मास्टर वीडियो को लगातार यदि आप देख लेते हैं तो आई होप ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका पेपर 2 राजनीतिक सिद्धांत है, जिससे कथन वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए आप लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक यानी कि यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन लिखता है पूरा, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्लेटो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्लेटो। एक याद रखिएगा अरस्तु के बारे में, अरस्तु का एक पुस्तक आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, और वो किताब का नाम है, इनका अरस्तु का जो किताब है उनका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल्स जो होगा वो अरस्तु का होगा, और द रिपब्लिक किनका होगा? प्लेटो का होगा। आपको पता होगा कि अरस्तु को ही जो है वो राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। 3 बातें आप ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान की पिता बोले तो अरस्तु, यदि नई राजनीतिक विज्ञान की पिता बोले तो मैकियावेली, है ना, और वैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान का यदि पिता बोले तो हॉब्स हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक विज्ञान का पिता ओनली बोला तो अरस्तु, नई राजनीतिक विज्ञान का बोला तो मैकियावेली, और वैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान का बोला तो हॉब्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी भी समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो ये डेविड ईस्टन महोदय का कहना है कि राजनीतिक मूल्य जो है वो प्राधिकृत है, विनिधान है, जो हर एक समाज में क्या होता है? बाध्यकारी होता है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक मूल्य जो है, जनसेवा जो है, वो हर एक समाज में, है ना, करने के लिए जो है वो बाध्यकारी होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। तो व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत जो है भाई आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से प्रारंभ हुआ, और कब? तो 1945 के बाद। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है ये भी कि व्यवहारवादी क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी। कहाँ से हुई? तो 1900 आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्नर, है ना, JW गार्नर। गार्नर महोदय का कहना है कि कोई भी राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो राज्य से शुरू होता है, राज्य पर ही एंड हो जाता है। प्राचीन युग में राज्य का क्या अर्थ था, क्या रूप था, है ना, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर राज्य। आपको बता दें कि नगर राज्य के लिए ही एक आपका वर्ड आया था पॉलिस वर्ड, है ना, और इसी पॉलिस वर्ड से आपका जो है ना, इसी पॉलिस वर्ड से आपका जो है वो पॉलिटिकल बना था, है ना। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये यूनानी भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो पॉलिस शब्द से, और पॉलिस का अर्थ क्या होता था? नगर राज्य होता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स महोदय को। आगे कहता है किसने कहा है कि राज्य जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है? तो ये अरस्तु जी का कहना है, जो फादर्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं उनका कहना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता है कि अपने नवीनतम अर्थ में राजनीतिक विकास किसका अध्ययन है ना। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति जो है वो किसका अध्ययन है? राज्य का, शासन का, सत्ता का, या सभी। यहाँ पर देखिए राज्य, शासन व सत्ता तीनों दे दिया, तो राइट आंसर इसका तीनों हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। 20वीं सदी को किसका युग कहा जाता है?
तो लोकतंत्र, समाजवाद और वह अंतर्राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है ना रिपीट कर गया दोस्तों। पॉलिटिक्स किन की पुस्तक है, मैंने ऊपर आपको है ना बताया था एक्सप्लेनेशन में, अरस्तु आराम से मार सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको लेकर चलता हूँ। देखिए ये जैक 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो ये डेविड ईस्टन है ना। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो डेविड ईस्टन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है व्यापक परिप्रेक्ष्य में राजनीति या राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन। आगे की ओर यदि बढ़े तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 23 नंबर का, कि राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है, तो इसका सभी हो जाएगा। और एक ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो मैं तो पहले ही बताया कि राजनीतिक विज्ञान का जनक आपका अरस्तु हो जाएगा। आगे की ओर यदि देखें तो कहता है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक आपका सामाजिक प्राणी है। किसने कहा कि जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार धन है, राजनीति का सरोकार शासन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीली। भारत में गैर राजतांत्रिक क्षेत्र में राजनीतिक व्याप्त है, यह कथन है, तो ये कथन आपका जो है वो क्या है, सत्य है। आगे देखिएगा वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, तो हॉब्स को। मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े तो राजनीति शब्द का अर्थ है राजा की नीतियाँ, जनता की नीतियाँ या सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है, तो मैंने अभी बताया मैकियावेली को। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है, तो ये हो जाएगा आपका हेरोल्ड लॉसवेल का। चलिए आगे की ओर आ जाते हैं। व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत कब हुई, जन्म कब हुई, तो 1945। किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में। प्लेटो के गुरु कौन थे, तो ये हो जाएगा अरस्तु। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है आगे की ओर बढ़ जाते हैं कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, तो ये थॉमस जेफरसन महोदय का कहना है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। देखिए ये आपका पॉलिटिकल का सेकेंड चैप्टर है। ध्यान रहे कि ये हम जो है पॉलिटिकल आप लोग को पता होगा कि 2 भाग में है, तो ये वीडियो जो है वो आपका पेपर 2 पर बन रहा है, पेपर 2 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, और उसी का यह सेकेंड चैप्टर है स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता में किसने अंतर किया है, तो हॉब्स महोदय ने इसमें अंतर किया है। आगे देखिए तो स्वतंत्रता के बारे में कितना दृष्टिकोण नकारात्मक है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में किनका दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो मिल व हायक महोदय का। आगे देखते हैं स्वच्छंदता का तात्पर्य किस स्वतंत्रता से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता से। शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता जो शब्द है याद रखिएगा, स्वतंत्रता शब्द जो है वो आपका लिबर्टी से बना हुआ है ना। लिबर्टी इसका इंग्लिश होता है, और ये लिबर्टी जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लेबर शब्द से बना हुआ है। लिबर शब्द से आपका लिबर्टी बना हुआ है। ये लिबर्टी किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कहता है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, यानी कि J.S. मिल के द्वारा जो है वो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी गई है। कहता है कौन सा स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ का समर्थक नहीं है, तो L.T. हॉब्स। आगे देखिएगा किसने यह विचार दिया कि स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक आयामों में भेद नहीं किया जा सकता है, तो इस यह बर्लिन ने ये थॉट दिया है। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। देखिए इस तरह का 2 क्वेश्चन है। एक गांधी जी ने कहा है, ठीक है, कि राजनीतिक सांप का क्या है, एक कुंडली है, ठीक है, जिसमें मनुष्य को क्या किया जाता है, जकड़ लिया जाता है। तो सांप की कुंडली वाला रहेगा तो स्टेटमेंट, तो गांधी जी मारिएगा। लेकिन यहाँ कहता है हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो यह जाएगा आपका रूसो। आगे देखते हैं मार्क्स ने किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की, तो वर्गहीन व समाजहीन समाज, है ना, वर्गहीन व राज्यहीन समाज। आगे यदि देखें तो कहता है निम्न में से कौन
ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है, तो ऊपर भी मैंने ये कवर किया। आगे देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखा? देखिए 2019 में भी पूछा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग सान सू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं? तो लॉस्की भी है और मैकइवर भी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोनों। स्वतंत्रता के अभिरक्षक तत्व कितने हैं? 7। और यदि पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं? 6। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता 6 प्रकार के होते हैं। और स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार भी है। भारत में इसको मौलिक अधिकार की भी श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया। कहाँ पर किया गया सर? आर्टिकल 19 में किया गया है ना, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता होती है। कौन कौन स्वतंत्रता होती है? बोलने की स्वतंत्रता होती है, सभा करने की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है, घूमने की स्वतंत्रता होती है, निवास करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये 6 तरह के जो है वो आपको स्वतंत्रता है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। कानून जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक प्रकार से गाइडर का काम करता है कानून। स्वतंत्रता के कितने प्रकार है? लो टपक गया क्वेश्चन, 6 प्रकार का है ना। 6 प्रकार स्वतंत्रता की है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। यह किसने कहा है? तो लॉक, यानी सीधे लॉक हो गया। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। ये किसने कहा? लॉक ने कहा। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर होगा, वो होगा समानता शब्द का प्रयोग, है ना। समानता शब्द का प्रयोग किसने किया? समानता शब्द का प्रयोग जो है वो देखिएगा, तो इस शब्द का प्रयोग, अच्छा क्वेश्चन अलग है। समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? तो इसका शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के दौरान जो है वो इसका यूज़ किया गया था। आगे की ओर यदि हम लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कहता है वह है कि किसने समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया? ये तीसरा चैप्टर से सारा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा F.A. हायक। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समानों के साथ समानता का, असमानों के साथ असमानता का व्यवहार होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अरस्तु। कौन हो जाएगा? अरस्तु। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसने कहा कि यदि समानता के द्वार से प्रवेश करती है, समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से उड़ जाती है? तो ये भयानक स्टेटमेंट जो है आपका लॉर्ड एक्टन का कहना है। आगे देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किन की पुस्तक है? तो ये आपका जो है वो J.H. लॉस्की महोदय की पुस्तक है। आगे देखिएगा, 8 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं की जा सकती, सामाजिक असमानता दूर की जा सकती है? तो ये कथन जो है वो आपका रूसो का है। किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट थ्रेचर के अनुसार। भौतिक समानता का अर्थ क्या है? तो भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता। आगे की ओर देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो आपको पता होगा ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 14 ये में आपका कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता है, और आर्टिकल 14(2) में कहा गया है कानून के समक्ष समान संरक्षण है। प्राकृतिक समानता का उदाहरण है, तो प्राकृतिक समानता का उदाहरण यदि हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा जुड़वा भाई बहन। उसके बाद क्वेश्चन कहने का मतलब है 17 कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? तो ये इम्पॉर्टेंट कथन जो है वो एडवर्ड कोक का कहना है। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर जो है उससे है कि जैसा करोगे, है ना, जैसा करोगे। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? जैसा करोगे
है ना, वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय के अंतर्गत। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक दैवीय न्याय होगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दैवीय न्याय होगा। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क्सवादी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन रॉल्स ने। आगे देखिएगा कि दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय का सिद्धांत का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आर्थिक न्याय। आगे देखिएगा कि किसने कहा कि अन्याय होता है जब धन की लालसा करने वाला शासक बन जाता है? तो यह कथन जो है वो आपका प्लेटो का कहना है ना, प्लेटो का है। कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका वैधानिक। उसके बाद किसने कहा कि यदि न्याय की दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा? तो इसका राइट आंसर डियर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर बल देता है? तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आपका जो है वो विवेक या ज्ञान के तत्व पर जो है वो बल देता है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 11th 12th जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है कि रॉल्स के अनुसार, है ना, रॉल्स के अनुसार न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को आधारभूत सुविधा या आधारभूत वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। यह कथन क्या है ना, इसका मतलब क्या है? सभी के समान अधिकार हो, या फिर सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, या सभी को समान अवसर प्राप्त हो, या फिर सभी को समान आय प्राप्त हो, या सभी को समान अधिकार, समान अवसर व कुछ आय प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते। आगे क्वेश्चन देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि किसने कहा है कि कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह है जिनसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। ये कथन जो है वो थॉमस हॉब्स महोदय का है, थॉमस हॉब्स महोदय का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अधिकार जो है वो शब्दों की तरह है जिनसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। आगे कहता है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो आपको पता होगा, ये बच्चे को पता है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है वो 1948 में किया गया था 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉक महोदय। कौन? जॉन लॉक। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहा होगा कि प्राकृतिक अधिकार परम है क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि घ। वे मनुष्य को जन्म से मिलते हैं, अतः उन्हें समाज व राज्य प्रतिबंधित नहीं कर सकते, इसीलिए प्राकृतिक अधिकार जो है वो सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 12 यदि हम लोग देखें तो कहता है सार्वभौम अधिकारों की घोषणा किसने अपनाई? तो ये तो काफ़ी इजी है, ये क्वेश्चन अभी इसका मिलता जुलता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। आगे क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा फिर लग रहा है। कहता है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो H.J. लॉस्की महोदय के द्वारा किया गया है। आगे कहता है 7 नंबर का क्वेश्चन कि सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सरकारी पद पाना एक प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग यदि बात करें, ठीक है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका हॉब्स व लॉक महोदय। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है,
आगे कहता है कि रचयिता ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होती है? तो ये आपका प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि किसने कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये लास्की महोदय का थॉट है। देखिए ये थॉट ही ना है ना, ये थॉट जो है वो आपको टफ करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेपर 1 जो है वो काफ़ी आपका इजी, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहता है मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये तो आप बच्चे को पता है कि भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जान लीजिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो है वो यूएसए की संविधान से लिया गया और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए क्वेश्चन यदि पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं तो 6 मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। और कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत यदि बात करें तो 1978 में हटाया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, या ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है 27 नंबर का, कि संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? तो संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को कहता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णन है आर्टिकल 32 में, उसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की धारणा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका जो है वो अधिकारों का सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक कल्याण के सिद्धांत से प्रभावित है। ये क्वेश्चन का तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब स्वीकार किया गया? क्योंकि अभी मैंने इसे 2 बार ऊपर पढ़ाया है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि मनुष्य जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा पेरिलकिस नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, अरस्तु की परिभाषा के अनुसार, है ना, अरस्तु की परिभाषा के अनुसार नागरिक में कौन सी 2 विशेषताएं होनी जरूरी है ना? कौन सी 2 विशेषताएं होनी जरूरी है? तो ये आपका अवकाश और क्षमता, ये 2 विशेषता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े तो कहता है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। क्योंकि नागरिक गणतंत्रवाद की सूत्र का यदि प्रतिपादन बात करें तो ये रूसो के द्वारा ही दिया गया है। जिसे किसी राज्य में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो ये बिल्कुल आसान सी बात ही है, राज्य विहीन व्यक्ति। जिसे किसी भी राज्य में राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं उन्हें राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में मिला था? तो न्यूजीलैंड में मिला था। किस देश में मिला था? न्यूजीलैंड में मिला था। आगे देखिएगा, मार्शल की परिभाषा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्शल की परिभाषा के अनुसार नागरिकता की परिभाषा में कौन से अधिकार शामिल हैं? तो नागरिकता की परिभाषा में यदि हम लोग बात करें तो नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आर्थिक अधिकार। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा है कि समाज के शोषित व पीड़ित लोगों को अधिकार मिलना वर्गीय संघर्ष का परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा एंथोनी गिडिंस। उसके बाद ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने दिया? तो जुर्गेन हैबरमास ने दिया। उसके बाद किस देश के नियम में रक्त के नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो फ्रांस में जो है वो रक्त के
नियम के आधार पर जो है वो नागरिकता मिलती है। आपको पता होगा कि इसमें से अमेरिका एक ऐसा देश आपको है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत हमारा जो है वो एकल नागरिकता वाला देश है। नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ है सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। आगे देखिएगा, ठीक है। गोवा पुर्तगाल से कब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ? तो 1961 में। गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर बने। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे की क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये कथन कहा गया है। उसके बाद किस क्रांति के बाद जो है वो राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई? तो बच्चे को ये पता है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को, उसी क्रांति के बाद जो है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है। आगे है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सिद्धांत का अर्थ है कि हर राष्ट्र को स्वतंत्रता मिले ताकि उसका अपना राज्य हो। देखिए गाइस, यदि हम लोग सारा क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके काम के नहीं हैं, तो मैं उनको स्किप करते हुए निकलता हूँ और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति राष्ट्र यानी कि राज्य के ऊपर है? तो ये जर्मन राष्ट्रवाद ने। सर्व जर्मनवाद का नारा किसने दिया? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। आपको पता होगा ये नारा इन्होंने जो है वो नात्सी पार्टी के माध्यम से दिया था, ठीक है। नात्सीवाद पार्टी जो इन्होंने बनाया था उसी पार्टी में इन्होंने दिया था। किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद की अवधारणा है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। आगे की क्वेश्चन यदि देखें सर, तो आगे आपका क्वेश्चन है कि 1871 में किन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ? तो 1871 में हम लोग बात करें तो इटली और फ्रांस का हुआ। 1992 में कौन सा बहुराष्ट्रीय राज्य विखंडित हो गया? तो यूगोस्लाविया, है ना। मैज़नी को किस राष्ट्रवाद का कवि व पैगंबर कहा जाता है? तो रोमन का। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ? तो 20वीं शताब्दी में हुआ। एशिया एवं अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन जो है सर वो 20वीं शताब्दी में होती है। आगे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका एक भी आपका वर्ड जो है वो नहीं है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। राज्य शब्द की उत्पत्ति स्टेट बिल्कुल नहीं होगा, नेट्स बिल्कुल नहीं होगा, नेशन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो आपका सारा गलत है। इनमें से कौन संप्रभु राज्यों का संघ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, है ना। झारखंड क्या है? तो झारखंड जो है वो आपका राज्य है, देश है, राष्ट्र है, तो भारतीय संघ इकाई है, यानी कि भारतीय संघ का एक इकाई है ना। ये आपका ऑप्शन इस तरह से नहीं देगा, राज्य भी है ना, लेकिन आपको पता होगा कि भारत को जो है वो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया, इसलिए भारतीय संघ इकाई यानी भारत का संघ जो है उसका एक पहलू है, पार्ट है। भारत एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है ना। राष्ट्रीयता क्या है? तो राष्ट्रीयता की यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीयता में यदि हम लोग देखें तो यह आपका जो है वो व्यक्ति की भावना है ना। राष्ट्रीयता क्या है? व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की जरूरत, व्यक्ति का पक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की भावना। आगे 19वीं शताब्दी में भारत में किस वाद का जन्म हुआ? राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारत कैसा राष्ट्र है? तो आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। आगे देखिएगा, इधर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जर्मनी एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1990। कुवैत को स्वतंत्रता कब मिला? 1991 में। रविंद्रनाथ टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो ये जो है वो विश्व बंधुत्वतावाद का। आगे देखिए, किसने कहा है कि राष्ट्रवाद लोगों को अदृश्य किंतु मजबूत धागों से बांध देता है? जवाहरलाल नेहरू ने।
वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आगे की ओर देखिएगा तो कहता क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया? तो हर्डर महोदय ने नाम दिया है संस्कृति का। और पश्चिमी राष्ट्रवाद को किसका अग्रदूत माना जाता है? साम्राज्यवाद का, है ना। आगे की क्वेश्चन हम लोग यदि बढ़े, ठीक है, आगे की ओर यदि हम लोग बढ़ने का प्रयास करें तो आगे आपका जो क्वेश्चन है आगे आपका जो है कि धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा धर्मनिरपेक्षता में जो है वो अनिवार्य व धार्मिक प्रशिक्षण शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सऊदी अरब। ठीक है, आगे की ओर यदि हम लोग देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यदि हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, है ना, राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, है ना। आगे की बात करें तो देखिएगा इधर एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्रांस के किस विद्वान ने नास्तिकवाद का समर्थन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉब्सपियर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन तो आपका बन गया सर कि इसने जो है नास्तिकवाद का समर्थन किया है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये कहाँ का विद्वान है? तो फ्रांस का विद्वान है। किसने कहा कि भगवान के खातिर हिंसा से बचो और यदि कोई भगवान नहीं है तो अभी कोई भगवान रचो? तो ये आपका सेंटेंस जो है वो आपका वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया। आपको पता होगा कि रूसो और वॉल्टेयर जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख विचारक थे। आगे की ओर बढ़ जा भाई, है ना, जल्दी फटाफट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कहता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं। ये कथन किनकी है? तो यह कथन जो है वो आपका देखिएगा तो दुर्गादास बसु जी का है। वेस्टफेलिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वेस्टफेलिया सम्मेलन जो है वो 1648 ईस्वी में हुआ था। तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रवाद के किस प्रकार का राष्ट्रवाद कहा जाता है? तो ये आपका जो है वो तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रवाद को किस प्रकार के राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा तृतीय विश्व का राष्ट्रवाद। निम्न में से कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल, है ना। लास्ट चैप्टर की ओर आ जाते हैं। कहता है लास्ट चैप्टर आपका कहता है कि किसने कहा है कि शांति का अर्थ युद्ध का अभाव नहीं है, यह एक गुण है, एक मानसिक अवस्था है, दया, विश्वास तथा न्याय के प्रति रुझान है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्पाइनोजा का है। किनका है? स्पाइनोजा का है। ऑन परपेचुअल पीस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑन परपेचुअल पीस नामक पुस्तक की रचना जो है वो कांट महोदय ने किया है। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, ये आपका जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि युद्ध को क्रूर अनिवार्यता किसने कहा है? तो ये आपका ग्रीन महोदय ने कहा है। पगवास आंदोलन का ध्येय किससे संबंधित है? तो विश्व शांति से रिलेटेड है। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? हाँ, कायरों का सपना है। किसने कहा? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुसोलिनी, है ना। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो ये जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। आगे की ओर बढ़े तो आदर्शवादी लोगों किस बिंदु पर बल नहीं देते? तो आदर्शवादी जो लोग होते हैं वो युद्ध की अपरिहार्यता पर बल नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो है कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो राष्ट्र संघ, है ना। राष्ट्र संघ जो है वो बनाया गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 1991 के खाड़ी युद्ध में किस देश को मुक्त कराने की बात कही गई थी? तो ये आपका जो है वो कुवैत को जो है वो मुक्त कराने का बात किया गया था, है ना। प्रथम खाड़ी युद्ध को प्रथम कंप्यूटर वार भी बोलते हैं, फर्स्ट गल्फ वार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11 वाला
कि निम्न में से कौन सा शांति का उपदेशक है। तो हिटलर बिल्कुल नहीं होगा, मुसोलिनी बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका इम्पॉर्टेंट है 19 कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य क्या है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य जो है वो जियो और जीने दो से है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। 11 सितंबर 2001 को, इसलिए इसको 9/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 9/11 हमला। ये सब आपको 12th में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। शीत युद्ध का आरंभ कब होता है? तो 1945 से होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है ध्यान रहे दोस्तों, ये आपका जो है वो पेपर 2 का जो राजनीतिक सिद्धांत आपका बुक है उसका पूरा MCQ जो है वो कंप्लीट मैंने करवाया। आपको हमारा यह वीडियो मास्टर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।